दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे कि इजराइल और जो फिलिस्तीन है उसके बीच में जो विवाद चल रहा है, उस विवाद के बारे में हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले हमें यह समझना होगा कि इजराइल की लोकेशन क्या है, इजराइल का गठन कैसे हुआ और किस वजह से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में विवाद चल रहा है। तो उससे पहले हमको ये देखना होगा कि इजराइल की लोकेशन कहाँ है, इजराइल कहाँ पे पड़ता है। तो ये आपका पूरा मिडिल ईस्ट है। इस मिडिल ईस्ट में आप ये जो पिंक कलर से पोर्शन देख पा रहे हो, इसको बोलते हैं इजराइल। ये है आपका पूरा पोर्शन जो पीले कलर से दिख रहा है, ये आपका इजराइल है। ऊपर वाले पोर्शन को हम बोलेंगे नॉर्थ पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन रहेगा आपका वेस्ट पोर्शन रहेगा, ये वाला आपका ईस्ट पोर्शन रहेगा और सबसे नीचे आपका साउथ वाला पोर्शन रहेगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसके नॉर्थ वाले पॉइंट से। तो नॉर्थ वाले पॉइंट पे आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे गोलान हाइट्स है, इस पे भी क्या है कि इजराइल का कब्जा है। आप आ जाइए, जब आप नॉर्थ से साउथ की तरफ बढ़ेंगे यानी ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो इसकी बॉर्डर को साझा करते हुए, ठीक है, यहाँ पे इसकी बॉर्डर को साझा करते हुए एक नदी बहती है। इस नदी को बोलते हैं जॉर्डन रिवर। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे डेड सी, जिसको मृत सागर बोलते हैं, जिसकी लवणता बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे डेड सी पड़ता है। इसके आप अगर वेस्ट वाले साइड पे देखोगे, इजराइल के वेस्टर्न कोस्ट पे देखोगे, पश्चिमी तट पे देखोगे, तो यहाँ पे आपकी मेडिटेरियन सी पड़ती है। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे मेडिटेरियन सी। अब इससे लगे कुछ देश हैं जैसे कि इजिप्ट, यहाँ पे आप जॉर्डन देख पा रहे हो, यहाँ पे सीरिया है, ऊपर लेबनान है। इसके अलावा यहाँ पे सऊदी अरेबिया है, इराक है और ऊपर के साइड में टर्की है। तो ये जो इजराइल है, ये पहले इजराइल नहीं था। ये पूरा जो आप पीले कलर से देख पा रहे हो, ये पहले इजराइल नहीं था। ये क्या था? ये पहले फिलिस्तीन था। अब ये फिलिस्तीन से इजराइल बना, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप इसकी लोकेशन को एकदम अच्छे से माइंडसेट में बैठा लीजिए, ताकि मैं आगे जो चीज आपको बताऊंगा वो सारी चीजें आपके समझ में आने वाली है। तो यहाँ पे इसके पड़ोसी देश कौन से हो गए? लेबनान हो गया, सीरिया हो गया, जॉर्डन हो गया, इजिप्ट हो गया और यहाँ पे जो आप पीले रंग से जो पोर्शन देख पा रहे हो, ये है आपकी इजराइल। अब यहाँ पे दो पॉइंट आप ध्यान दो। यहाँ पे एक पॉइंट है तेल अवीव और ऊपर देख पा रहे हो हल्फा। ये दोनों इजराइल के प्रमुख बंदरगाह हैं, यानी यहां से इजराइल अपना व्यापार करता है और जितने भी उद्योग धंधे इजराइल में स्थापित हुए हैं वो इन्हीं दोनों पॉइंट पे हुए हैं। जो आप इसके साउथ वाला पोर्शन देख रहे हो, यहां पे क्या है कि डेजर्ट पाया जाता है, लेकिन इस डेजर्ट में भी इजराइल ने खेती करने का तरीका ढूंढ निकाला। इस डेजर्ट में भी उसने नहर बना के यहां पे अपनी खेती करता है, ठीक है। तो ये था इसका पूरा इंट्रोडक्शन कि इजराइल है कैसा। और यहाँ पे आप एक पोर्शन देख पा रहे होगे जेरूसलेम, जो इजराइल की राजधानी है जेरूसलेम। जेरूसलेम एक बहुत ही पवित्र स्थल है। ये तीन लोगों का प्रमुख धर्म है, ईसाई, मुसलमान और यहूदी। इन तीनों लोगों का प्रमुख ये तीर्थ स्थल है और इसी को लेके जितना विवाद चल रहा है, इस जेरूसलेम को लेके ही चल रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे पड़ती है आपकी गाजा स्ट्रिप, जिसको हम लोग बोलते हैं गाजा पट्टी। यहीं से क्या हो रहा है? इजराइल के ऊपर हमला हो रहा है। जो हमास आतंकवादी संगठन है, यहाँ पे देखो गाजा स्ट्रिप और ये जो वेस्टर्न बैंक आप देख पा रहे हो, ये दोनों क्या है कि ये फिलिस्तीन के अंडर में आता है। लेकिन इस फिलिस्तीन को ही जब इजराइल ने अपने कब्जे में ले लिया तो ये गाजा स्ट्रिप और ये जो वेस्टर्न बैंक है, ये भी इजराइल के अंडर में आ जाता है। ये जो वेस्टर्न बैंक है, यहाँ पे जो आपका फिलिस्तीन रहते हैं, ये लोग, इन लोग को मानिए कि नरम दल वाले हैं, यानी ये लोग साइलेंट बैठे रहते हैं। लेकिन ये जो गाजा स्ट्रिप है, यहाँ पे जो फिलिस्तीनी रहते हैं वो क्या करते हैं कि वहां पे जो आतंकवादी संगठन है वो इजराइल के ऊपर कॉन्टिन्यूअस हमला करते रहते हैं। यानी यहाँ पे ये गरम दल मान लीजिए और ये जो वेस्टर्न बैंक वाले हैं फिलिस्तीनी, ये नरम दल के हैं। यहां से जितना आतंकवादी संगठन है, यहाँ गाजा स्ट्रिप से हमला हो रहा है। इसीलिए इजराइल क्या कर रहा है कि गाजा स्ट्रिप में जो भी इनकी बिल्डिंग है उसको ध्वस्त करने पे लगा हुआ है। तो ये सारे विवाद शुरू कैसे होते हैं, इसको समझने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इजराइल में कौन से धर्म के कितने लोग रहते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इजराइल में जो सबसे ज्यादा रहते हैं वो रहते हैं जिविश, जिनको यहूदी बोलते हैं। यहाँ पे 74.3% जिविश यानी ये यहूदी रहते हैं और 17.8% के आसपास में यहाँ पे मुसलमान रहते हैं। 2% क्रिश्चियन रहते हैं और इसके अलावा जो थोड़ा बहुत पोर्शन बचता है यहाँ पे अदर रिलीजियन रहते हैं।
पूरे वर्ल्ड में जो ज्यूइश की पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा यूएसए में है, लगभग वहां पे 51% आपके यहूदी रहते हैं, और इजराइल जो है वहां पे 30% आपके यहूदी रहते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि इजराइल का फॉर्मेशन कैसे हुआ। देखो, इजराइल जो था पहले ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ऑटोमन साम्राज्य एक बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ था और काफी लंबे समय तक इसने क्या किया कि शासन किया। यहां पे एक खलीफा होता था, वो खलीफा क्या करता था, इस पूरे ऑटोमन साम्राज्य पे शासन करता था। तो ये जो ऑटोमन साम्राज्य था ये एशिया के कुछ हिस्सों में फैला हुआ था, कुछ यूरोप के हिस्सों में फैला हुआ था, कुछ मिडिल ईस्ट के हिस्सों में फैला हुआ था, और थोड़ा पार्ट इसका अफ्रीका में भी फैला हुआ था। ये पूरा ऑटोमन साम्राज्य था। तो आखिर ऐसा कैसे हो गया कि यह ऑटोमन साम्राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, और फिर इससे क्या हुआ कि फिलिस्तीन का निर्माण हुआ, और इसी फिलिस्तीन से बाद में इजराइल बना। तो शुरुआत कैसे हुई, क्यों ये ऑटोमन साम्राज्य तबाह हो गया, इस बारे में अब हम बात कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ था 1914 से लेके 1919 तक, या 1914 से लेके 1918 तक में फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था। तो इस फर्स्ट वर्ल्ड वार में दो तरह की पावर होती थी, एक थी आपकी अलाइड फोर्सेस और एक थी आपकी सेंट्रल पावर। जो अलाइड फोर्सेस थी वो ग्रेट ब्रिटेन यानी अंग्रेजों के नियंत्रण में थी, और सेंट्रल पावर में कौन कौन से थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया और ऑटोमन एम्पायर। तो जो ऑटोमन एम्पायर था, ऑटोमन साम्राज्य की सबसे बड़ी गलती यही थी कि वो अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हो गया। तो अब अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हुआ तो जाहिर सी बात है कि अब ऑटोमन साम्राज्य का अपना अस्तित्व खोने लगेगा। तो जब अंग्रेजों ने इस पूरे ऑटोमन साम्राज्य पे कब्जा कर लिया, जैसा कि आपको मालूम होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में अलाइड फोर्सेस जीत गई थी, यानी ग्रेट ब्रिटेन, बेल्जियम, फ्रांस, रशिया, सर्बिया, ये सारे चीज जीत गए थे, और जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया, ऑटोमन एम्पायर पूरी तरह से हार गया था। तो ये जो ऑटोमन एम्पायर है ये आ गया था अंग्रेजों के कब्जे में, और इसी अंग्रेजों के कब्जे में जब ये ऑटोमन एम्पायर आ गया तो फिर क्या किया अंग्रेजों ने, इसी ऑटोमन एम्पायर को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, और इसी छोटे टुकड़े में बांटने से फिलिस्तीन का निर्माण हुआ। यानी फिलिस्तीन का निर्माण 1917 में हुआ, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार जैसे खत्म हुआ उसके एक साल पहले से ही फिलिस्तीन का निर्माण हो गया था। और उसके बाद धीरे धीरे अंग्रेजों ने क्या किया कि बाहर की जितनी कंट्रीज थी वहां से यहूदी को लाकर इस फिलिस्तीन में बसाना शुरू कर दिया। फिलिस्तीन क्या था कि मुस्लिम बहुल इलाका था, लेकिन धीरे धीरे जब अंग्रेज इस पर कब्जा कर लिए तो बाहर की कंट्रीज से उन्होंने यहूदियों से कहा कि आप आइए और फिलिस्तीन में आके बस जाइए। तो ऐसे ही धीरे धीरे करते करते जो बाहर से यहूदी आते गए उन्होंने धीरे धीरे इस फिलिस्तीन पे कब्जा करना शुरू कर लिया। तो यहां पे जो आप पीले रंग से पोर्शन देख पा रहे हो ये फिलिस्तीन है। 1947 में यहूदियों की आबादी बढ़ती गई और धीरे धीरे इन्होंने अपना कब्जा पूरे फिलिस्तीन पे स्थापित कर लिया। और आज जो झगड़े हो रहे हैं, जो भी लड़ाइयां हो रही हैं, इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जो जमीन पहले मुसलमानों की थी, जो जमीन पहले फिलिस्तीन के नाम से थी, उसको आज इजराइल में कन्वर्ट कर दिया गया। और यही आज विवाद का सबसे बड़ा वजह बना है। जेरूसलेम जो आप देख पा रहे हो, इसको क्या था कि यूनाइटेड नेशन अपने अंडर में ले लिया था। तो चलो इस बारे में हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या हुआ था। तो 100 साल पुराना यह संघर्ष है, ठीक है, बहुत पहले से चलता आ रहा है यह संघर्ष। तो पहले विश्व युद्ध के दौरान वर्तमान का जो इजराइल है वो तुर्की का हिस्सा था, वो ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। जो इजराइल था यानी ऑटोमन साम्राज्य से हमारा फिलिस्तीन निकला, फिलिस्तीन से हमारा इजराइल निकला। तो प्रथम विश्व युद्ध में जो तुर्की था उसने मित्र राष्ट्रों के खिलाफ खड़ा हो गया, तो अंग्रेज इससे गुस्सा हो गए, जिसकी वजह से उन्होंने ऑटोमन साम्राज्य पे हमला कर दिया और ऑटोमन साम्राज्य को धीरे धीरे तोड़ दिया। इस वजह से तुर्की और ब्रिटानिया हुकूमत आमने सामने आ गए थे। जो ब्रिटिश शासन था उस समय वो सबसे ज्यादा हावी था और उसने पूरा का पूरा युद्ध जीत लिया था और ऑटोमन साम्राज्य का अंत कर दिया था, जिससे फिलिस्तीन का उदय हुआ। इस समय जियोनिज्म की भावना यहूदियों में बहुत चरम पर थी, उनके अंदर राष्ट्रवाद भरा हुआ था। क्यों? क्योंकि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो प्रताड़ित किए जाते थे वो थे यहूदी। तो यहूदियों में राष्ट्रवाद की भावना का उजागर तभी होगा जब किसी का आप बहुत ज्यादा शोषण कर दोगे तो उसके अंदर क्या होता है कि राष्ट्रवादी की भावना उत्पन्न हो जाती है। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि इस फिलिस्तीन पे कब्जा कर लिया और बाहर के देशों से वो उन्होंने क्या किया, यहूदियों को फिलिस्तीन लाना शुरू कर दिया और वहां पे उन्होंने इनको बसाना शुरू कर दिया। लेकिन जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ यानी
1939 से लेकर 1945 तक के जो काल में ब्रिटेन था वो बहुत ज्यादा कमजोर पड़ गया। वो बाहर से क्या हो रहा था कि यहूदियों को तो बुला रहा था, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद से वो खुद में कमजोर पड़ गया। और इसकी वजह से क्या हुआ कि जो फिलिस्तीन से आने वाले यहूदी थे उनको वो पहले की तरह मदद नहीं कर पाया, जिसकी वजह से ये चैन टूट गई थी। तो दूसरे देश क्या किए कि ब्रिटेन पे दबाव बना रहे थे कि जो आपने यहूदियों को बुलाया है उनको वापस से उनके मूल स्थान तक भेजें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, ब्रिटेन ये नहीं कर पाया। उसकी वजह से सबसे बड़ा नुकसान जो ये हुआ कि 1945 में नया नया यूनाइटेड नेशन बना था। तो यूनाइटेड नेशन क्या किया कि इस फिलिस्तीन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट आपका इजराइल बना और एक पार्ट आपका अरब राज्य बना। अरब राज्य यानी वहां पे मुस्लिमों का शासन एक में हो गया और एक में आपका इजराइल का शासन हो गया। तो लेकिन अरब राष्ट्रों को क्या चाहिए था? अरब राष्ट्र ये सोचते थे कि अगर इन्होंने दो पार्ट में कंट्रीज को बांट दिया तो ये शायद गलत है, क्योंकि पहले फिलिस्तीन मुसलमानों का था, लेकिन यहां पे इजराइलियों का भी इन्होंने आगमन कर दिया। यूनाइटेड नेशन ने कहा कि यहां पे अब इजराइल भी रहेंगे, तो किसी की जमीन पे अगर कब्जा किया जाए तो वहां पे रहने वाले लोगों पे क्या असर जाएगा। तो सीधे सीधे अरब देशों ने क्या किया कि यूएन के इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया। और इसके एक साल बाद क्या हुआ कि इजराइल अपने आप को एक अलग देश बना लिया और आज के समय में इजराइल सबसे मजबूत और टेक्नोलॉजी में सबसे आगे रहने वाला देश है। और चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे होने के बावजूद, जैसे कि आपको मैं मैप में दिखाता हूं, यहां पे देखिए सऊदी अरेबिया इजराइल का दुश्मन है, इराक इजराइल का दुश्मन है, जॉर्डन इजराइल का दुश्मन है, सीरिया इजराइल का दुश्मन, यानी चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे होने के बावजूद भी इसने अपनी पकड़ को इतनी मजबूत की और फिलिस्तीन में मात्र जो पूरा मुस्लिम बहुल इलाका था इस पे अपनी यहूदियों की जनसंख्या बढ़ाई, यानी यहां पे लगभग 75% के आसपास में आपके यहूदी हो गए और 17.8% यानी 18% के आसपास में मुसलमानों की संख्या हो गई। तो अब हम जेरूसलेम को लेकर बात कर लेते हैं कि आखिर जेरूसलेम पूरे इजराइल में सबसे अधिक चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है। तो देखो, जेरूसलेम एक ऐसी जगह है जहां पे इस्लाम, ईसाई और यहूदी तीनों ही धर्मों के लोग रहते हैं और यही सबसे बड़ा रीजन है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज को लेकर कॉन्फ्लिक्ट होता है और इन तीनों धर्मों का जो पवित्र स्थल है वो यहां पे पाया जाता है। जैसे कि आप जो ये फोटो देख पा रहे हो, ये जो चित्र आप देख पा रहे हो, ये जेरूसलेम का पूर्वी तट है, ठीक है, पूर्वी हिस्सा है। तो इस पूर्वी हिस्से में जो आपका अल अक्सा मस्जिद है ये मुसलमानों के लिए सबसे अधिक पवित्र स्थल माना जाता है। मुसलमानों के लिए मक्का और मदीना के बाद ये जो अल अक्सा मस्जिद है सबसे अधिक पवित्र स्थल मानी जाती है। और इसी की बाउंड्री में एक वेस्टर्न वॉल है, ये वेस्टर्न वॉल जो यहूदी हैं उनके लिए सबसे पवित्र स्थल है। और यहां पे जो आप होली चर्च देख पा रहे हो ये क्रिश्चियंस के लिए सबसे अधिक पवित्र स्थल मानी जाती है। और तीसरी चीज ये है कि यहां पे 1967 का जो वार हुआ था उसमें इजराइल क्या किया था कि जो फिलिस्तीन था, फिलिस्तीनियों से उनकी जो जमीन है जेरूसलेम उसको छीन लिया था। तो कहीं ना कहीं इस चीज को लेके वहां के मुसलमानों में सबसे बड़ा विरोध इस चीज का आएगा कि उनसे उनकी जमीन छीन के उसी पर आप राज कर रहे हो, इजराइल उसी पे राज कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चर्चा का विषय बन जाता है। तो अब आपको ये समझना होगा कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि फिलिस्तीनियों और इजरायलियों के बीच में विवाद का विषय हो गया और युद्ध जैसे हालात बन गए। तो इसको समझने के लिए आपको एक हफ्ते पहले जाना होगा। तो एक हफ्ते पहले इजरायली सुप्रीम कोर्ट ने बीते रविवार को पूर्वी जेरूसलेम से फिलिस्तीनियों के 7 परिवारों को निकालने का आदेश दे दिया, ठीक है। तो शेख जर्रा कहां पड़ता है पहले मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए ये मैंने आपको बताया था कि जो आपका जेरूसलेम है उसमें 3 धर्म रहते हैं, एक ईसाई धर्म रहता है, एक मुस्लिम धर्म रहता है और एक आपका यहूदी धर्म रहता है। तो मुस्लिम बहुल इलाकों में एक शेख जर्रा नामक स्थान है। उस शेख जर्रा नामक स्थान पे वहां की सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि यहां से 7 परिवारों को, 7 फिलिस्तीनी परिवारों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाए और उनकी जगह जो वहां पे यहूदी परिवार है उनको लाया जाए। तो अब आप खुद सोचिए, तो क्या इस फैसले से वहां के मुसलमान खुश होंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो यही रीजन रहा है कि वहां पे हिंसा का दौर शुरू हो गया। अब इस हिंसा को दबाने के लिए जो इजराइल की सेना है उसको वहां पे जो अल अक्सा मस्जिद है उसके बाहर तैनात कर दिया गया, वहां पे पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। अब वहां पे पुलिस फोर्स जब तैनात किया गया तो
चूंकि आपको मालूम है कि अल अक्सा मस्जिद वहां के मुसलमानों के लिए बहुत पवित्र स्थल है और वहां के पुलिस की एकड़ी, ठीक है, जिस तरह से वो चीजों को हैंडल कर रहे थे उसको देखते हुए वहां के मुसलमान काफी नाराज हुए। और दूसरी वजह इसकी ये है कि जो जेरूसलेम है उस पे फिलिस्तीनी भी अपना अधिकार जमाते हैं और वहां पे इजराइल भी अपना अधिकार जमाता है। तो इसी को लेके वहां पे जो अल अक्सा मस्जिद है वहां पे फिलिस्तीनियों यानी फिलिस्तीन के जो नागरिक थे और जो इजराइल की पुलिस थी उसके बीच में मतभेद शुरू हो गया और वहां पे आंसू गैस के गोले दागे गए। लेकिन अब दिक्कत यह हुई कि उसी भीड़ में से किसी ने वहां पे मस्जिद में, अल अक्सा मस्जिद जो कि मुसलमानों के लिए पवित्र मस्जिद मानी जाती है, वहां पे हैंड ग्रेनेड फेंक दिया, जिसकी वजह से चीजें और भी बेकाबू होने लगी और धीरे धीरे करते करते पूरे इजराइल में जो भी फिलिस्तीनी परिवार है, जो भी फिलिस्तीनी नागरिक है, वो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर दिए। तो ये सबसे बड़ा रीजन रहा है कि वहां पे जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि अभी जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है फिलिस्तीनी और इजराइलियों के बीच में, इसकी शुरुआत यहां से हुई थी। और दूसरी चीज है कि ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि वहां पे सिर्फ यही एक रीजन नहीं था, यहां पे बहुत पहले से, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि वहां पे जो फिलिस्तीन था वो पूरा का पूरा एक मुस्लिम बहुल इलाका था जिसपे इजरायलियों ने, वहां पे यहूदियों ने आके कब्जा कर लिया और यहां पे पूरी तरीके से इजराइल स्थापित हो गया, इजराइल अपना देश बनाता चला गया और फिलिस्तीन को धीरे धीरे खत्म करता चला गया। तो ये एक रीजन रहा है कि वहां के मुसलमान और वहां के जो आपके इजरायली हैं उनके बीच में विवाद का सबसे बड़ा कारण है। इसके अलावा जो कुछ कारण है, जैसे कि वेस्ट बैंक, मैंने आपको बताया कि जो वेस्ट बैंक है वहां पे जो जेरूसलेम है उसको लेकर इजराइल भी अपना अधिकार जताता है और वहां पे ये जो फिलिस्तीन है वो भी इस जेरूसलेम को लेकर अपना अधिकार जमाता है। जो गाजा पट्टी है, यहां पे आप देख पा रहे हैं कि जो गाजा पट्टी है और ये जो आप डार्क ब्राउन कलर से देख पा रहे हैं, ये दोनों जो है फिलिस्तीन के अंडर में आते हैं, लेकिन इजराइल क्या किया है, इन दोनों पे जबरदस्ती कब्जा करके बैठा है। तो यहां पे आप खुद ही बताइए कि आप फिलिस्तीन को ये चीज अच्छी लगेगी? नहीं लगेगी। इसीलिए यहां पे जो हमास नामक एक आतंकवादी संगठन है, इजराइल के लिए वो आतंकवादी संगठन है, ये गाजा में रहकर इजराइल के ऊपर क्या कर रहा है, हमला कर रहा है, लगातार इजराइल के ऊपर मिसाइल फायर कर रहा है। और इजराइल की जो डिफेंस सिस्टम है इतनी मजबूत है कि यहां पे जो हमास की जितनी भी मिसाइलें हैं उन सबको ये क्या की है कि पूरी तरह से नाकाम कर दी है। तो ये एक चर्चा का विषय है कि जो वेस्ट बैंक है उस पे अधिकार को लेके इन दोनों के बीच में अपनी लड़ाई चलती रहती है। दूसरी गाजा पट्टी को लेके अपनी लड़ाई चलती रहती है, क्योंकि गाजा पट्टी जो है वो आपकी फिलिस्तीन के अंडर में आती है, लेकिन उस पे भी क्या किया है, इजराइल अपना पूरा नियंत्रण स्थापित कर लिया है। तीसरी चीज है गोलान हाइट्स को लेके। गोलान हाइट्स भी आपकी, ये जो आप ब्राउन कलर से पोर्शन देख पा रहे हैं, ये है गोलान हाइट्स, ठीक है। गोलान हाइट्स को भी लेकर क्या है कि इस पे भी आपका पूरा का पूरा इजराइल का नियंत्रण है और ये भी फिलिस्तीन के अंदर में आता है। यानी ये गोलान हाइट्स, वेस्ट बैंक और गाजा ऐसे लोकेशन है जहां जो पूरी तरीके से आपके फिलिस्तीन के अंडर में आते थे, लेकिन धीरे धीरे करके इजराइल ने गाजा पट्टी, जो आपकी वेस्ट बैंक है, और गोलान हाइट पे पूरी तरीके से कब्जा कर लिया। और चौथा पॉइंट आपको ये इसमें जानना है कि जो सबसे बड़ा वहां पे विवाद का विषय है वो वहां की नागरिकता को लेके है। अगर किसी इजराइल का बच्चा पैदा होता है, ठीक है, कोई भी इजरायली अगर अपना बच्चा पैदा करता है तो उसको इजराइल की नागरिकता मिल जाती है। लेकिन वहीं पे अगर कोई फिलिस्तीनी क्या करता है, अगर अपना बच्चा पैदा करता है तो उसको यहाँ की इजराइल की नागरिकता देने के लिए बहुत सारी शर्तें रख दी जाती हैं। तो इस वजह से क्या है कि जो वहां पे इजराइल के मुसलमान हैं उनके बीच में गुस्सा फूट गया और यही कारण है कि जो आज आप युद्ध देख रहे हैं, इन्हीं सब कारणों की वजह से यहां पे लगातार युद्ध होते रहते हैं। और इस समय जो युद्ध चल रहा है इसमें क्या किया है, जो इजराइल है उसने गाजा पट्टी में जो हमास के नामक आतंकवादी संगठन है उसकी सारी बिल्डिंगों को तबाह करने के लिए इजराइल ने अपनी सेना को पूरी तरीके से तैयार कर दिया है और कई गाजा में जो हमास के नामक आतंकवादी संगठन की जो कई बिल्डिंग है उसको इसने पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। तो देखो इस समय फिलिस्तीन को क्या करना चाहिए, तो फिलिस्तीन को इस समय सीधे सीधे सरेंडर कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो इजराइल की सेना के सामने कभी टिक ही नहीं सकती। क्यों नहीं टिक सकती? क्योंकि इजराइल की सेना बहुत अच्छी है, बहुत खास है और उसके पास इतनी अच्छी अच्छी डिफेंस प्रणाली है, इतने अच्छे हथियार है। और दूसरी चीज की फिलिस्तीन के पास ना कोई सेना है, न किसी तरह का कोई हथियार है।
तो वो किस तरह से इजराइल की सेना का सामना करेगी। तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ एक ही काम हो सकता है कि फिलिस्तीन को सीधे सरेंडर कर दे इजराइल के सामने, और जितनी भी जमीन मिल रही है फिलिस्तीन को उतने में वो खुश है, क्योंकि वो इजराइल को कभी हरा नहीं पाएगी। और इजराइल क्या करेगा, धीरे धीरे करके फिलिस्तीन की जमीन को, जो बची कुची जमीन है, वो भी छीन लेगा। तो इस समय सरेंडर करना ही सबसे अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं फिलिस्तीन की सेना और जो इजराइल की सेना है उसके बारे में। तो इजराइल में जो सेना है वो सबसे अच्छी है। वहां पे महिलाओं को भी क्या किया जाता है, ट्रेन किया जाता है, ताकि जब देश को जरूरत पड़े तो वहां की महिलाएं भी देश के जवान के रूप में सामने आ सके और देश को बचा सके। दूसरी चीज ये है कि जो इजराइल की डिफेंस सिस्टम है वो बहुत मजबूत है। वहां पे टेक्नोलॉजी का विकास बहुत अच्छा हुआ है। इन 100 सालों में जब से इजराइल का गठन हुआ है तब से उसने क्या किया है, अपने चारों ओर दुश्मनों से घिरे होने के बावजूद भी अपने आप को किस तरह से स्टेबल रखा है। चारों तरफ से अरब कंट्रीज जो कि उसकी दुश्मन है उससे घिरे होने के बावजूद भी किस तरह से अपने आप को मजबूत बनाए रखा है, किस तरह की अच्छी उसके पास डिफेंस प्रणाली है, इससे बाकी कंट्रीज को सीख लेनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर जो फिलिस्तीन है उसके पास कोई भी हथियार नहीं है। क्यों? क्योंकि फिलिस्तीन पे आपका नियंत्रण इजराइल का है और इजराइल ने इस बात की अनुमति नहीं दी है कि जो फिलिस्तीन है वो किसी भी प्रकार की सेना रखे। तो अब इस समय जो फिलिस्तीन में जो आतंकवादी संगठन है, जो गाजा पट्टी से आतंकवादी संगठन हमास जो फायर कर रहा है, उसके पास ये सारी मिसाइल कहां से आ गई? तो इसके लिए पीछे से जो अरब कंट्रीज है वो फंडिंग दे रही है। ठीक है, वो फंडिंग दे रही है, इस वजह से उनके पास हथियार आ गया है। नहीं तो किसी भी फिलिस्तीन में जो भी फिलिस्तीन के नागरिक है उनको उनके हाथ में सिर्फ और सिर्फ पत्थर दिया जाता है। इसके अलावा उनके हाथ में किसी भी प्रकार के कोई हथियार नहीं दिए जाते हैं। इसलिए जो फिलिस्तीन है उसको सीधे सीधे इजराइल के सामने सरेंडर कर देना चाहिए। अब ऐसे कंडीशन में भारत को किसका साथ देना चाहिए, इस बात को समझो। देखो, भारत को इस समय फिलिस्तीन का साथ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि फिलिस्तीन को जो समर्थन प्राप्त है वो सभी के सभी अरब कंट्रीज का समर्थन प्राप्त है। और भारत को जिस तरह से कच्चा माल मिलता है, जो भी ऑयल वगैरह मिल रहा है, वो गल्फ कंट्रीज से ही मिलता है। सऊदी अरब हो गई, इन सब से क्या है कि उसको कच्चा तेल मिलता है। अगर इस समय उसने इजराइल का समर्थन कर दिया तो जो भारत में तेल की क्राइसिस आएगी उससे पूरी तरह से इकोनॉमी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। इसलिए इस समय बेहतर यही रहेगा कि भारत को सीधे सीधे फिलिस्तीन का साथ देना चाहिए। अगर साथ नहीं दे पा रही है भारत, तो भारत को इस मामले में पूरी तरह से न्यूट्रल रहना चाहिए और इस बात को सीधे तौर पे बोल देना चाहिए कि यह आपका आपसी मामला है और इस मामले को आप अपनी तरह से समर्थन दो। तो ये था पूरा आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।